जलन, बड़ी बहू, तुम जेठानी बन चुकी हो, थोड़ा बड़प्पन तो दिखाओ। क्या हर समय अपनी देवरानी से अपनी तुलना करती रहती हो? यूं ही तुलना करती रहोगी तो अपना ही घर बर्बाद कर लोगी। मनोरमा जी बड़ी बहू गरिमा को समझाती हुई बोली, पर वो तो समझना ही नहीं चाह रही थी। क्यों तुलना ना करूं मम्मी जी, मुझे तो आपने हमेशा कम ही माना, क्योंकि मेरा पति कम कमाता है। देवर जी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उनको पत्नी को ज्यादा अपनापन मिल रहा है। अरे बहुए तो एक जैसे मानना चाहिए, पर मैं तो आपको कभी भी फूटी आँख नहीं सुहाती। गरिमा तुनकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो बड़ी बहू? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब घर में कमाने वाले सिर्फ तुम्हारे ससुर जी थे। गगन की तो उस समय नौकरी ही नहीं लगी थी और मयंक तो तब पढ़ ही रहा था। अब मयंक भी अच्छे जॉब करता है, साथ ही साथ उसकी पत्नी नेहा भी कमाती है। अब जब कमाने वाले 4 हो चुके हैं तो अब हर चीज पहले से बेहतर हो रही है। जैसी कमाई है वैसे काम हो रहा है, तो इसमें इतना मुंह फुलाने की क्या बात है? मनोरमा जी ने गरिमा को समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। कहना क्या चाहती हैं आप कि अब मैं भी नौकरी करने लग जाऊं? अरे मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया होता तो मैं भी नौकरी कर रही होती, पर नहीं, उन्हें तो मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी। जो ऐसे घर में मेरी शादी कर दी जहाँ बड़ी बहू को तो घर की नौकरानी समझा जाता है और छोटी बहू को सिर आंखों पर बैठाया जाता है। पैसा देखकर दोनों बहुओं के साथ व्यवहार होता है। बड़बड़ाती हुई गरिमा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मनोरमा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। आखिर जितना उसे समझने की कोशिश करती वो समझना तो दूर की बात है, सुनना ही नहीं चाहती। जब से मयंक की शादी हुई है तब से ये तो अब इस घर में आए दिन होने लगा था। गरिमा हर रोज किसी न किसी बात को लेकर मनोरमा जी से लड़ जाती थी। आज पिंजरे पर नेहा के लिए लाई गई साड़ियों को देखकर गरिमा मनोरमा जी से बहस कर बैठी। सिंजरा के कपड़े देखने के बाद गरिमा का मानना था कि मनोरमा जी ने नेहा के लिए सभी कपड़े महंगे खरीद रखे हैं, जबकि उसके लिए सस्ती सी साड़ी रखी थी। जबकि चूड़ियाँ और मेकअप का सामान भी अच्छी क्वालिटी का था, उससे तो लोकल बाजार से खरीदा गया था। मनोरमा जी के परिवार में उनकी पति महेश जी, बेटा गगन और बहू गरिमा, उनकी एक 3 साल की बेटी परी और छोटा बेटा मयंक था और छोटी बहू नेहा थी। महेश जी एक बैंक में क्लर्क थे, वहीं गगन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मयंक अभी पिछले साल ही इंजीनियरिंग बना है और एक अच्छी खासी कंपनी में काम करता है, जबकि गरिमा मनोरमा जी के तरह ही एक गृहिणी है। मयंक की शादी नेहा के साथ 3 महीने पहले ही हुई थी, जो कि एक पढ़ी लिखी नौकरी पेश लड़की थी और उसी के ऑफिस में काम करती थी। दोनों की ही लव कम अरेंज मैरिज थी। दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छे कमाते थे और अपने अनुसार खर्चा करते थे। यह देखकर गरिमा चिढ़ जाया करती थी। शादी के बाद जब मयंक और नेहा हनीमून पर गए थे तो उसके जाने के बाद भी गरिमा ने मनोरमा जी से काफ़ी बहस की थी। न सिर्फ मनोरमा जी से बल्कि गगन से भी। उन
दोनों को तो घुमाने के लिए बाहर भेज दिया, पर हमें तो नहीं भेजा था। हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? वही लाडले बेटे बहू हैं क्या? हम तो कुछ नहीं थे। कैसे बात कर रही हो तुम गरिमा? उस समय पर घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। शादी का काफी सारा खर्चा तो कर्जा लेकर ही किए गए थे, पर अब स्थिति पहले से बेहतर है। और हनीमून तो मयंक और नेहा दोनों के ने मिलकर डिसाइड किया है और उसका खर्चा भी खुद ही उठाया है। तो कहना क्या चाहती हैं? अब मैं भी हमारे बराबर खर्चे उठाऊं? अरे जब खर्चे उठाने की औकात नहीं थी तो शादी ही क्यों की मुझसे? जिंदगी भर क्या फकीर की तरह ही रहूंगी? मैं अपनी इच्छा को मारकर गरिमा ने ऐसे शब्द से गगन का दिल भेद दिया। उसकी बात सुन करके वो बिल्कुल हैरान रह गया। उधर मनोरमा जी ने जब इसके बारे में उसे समझाना चाहा तो वो मनोरमा जी से भी लड़ पड़ी। सब जानती हूँ मैं, ये सब आपकी ही किया धरा है। आप ही चाहती हैं कि मैं अपने पति से झगड़ा करूं, इसलिए आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं। अगर आप ना कर देती तो उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो लोग हनीमून पर जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो अब उन्हें सिर आंखों पर बिठा के रखना है। सारी पाबंदी तो हमारे लिए ही है। मनोरमा जी को ही जब पलट कर जवाब मिला तो वो चुप हो गई। आखिर उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हो, वो किसी की सुनेगी क्या? इतनी जलन की भावना देखकर ही मनोरमा हैरान रह गई। आए दिन कोई न कोई बात को लेकर वो लड़ झगड़ रही थी और सब अब सिंजार के कपड़े के लिए पीछे लड़ पड़ी। सुबह से शाम तक घर में कलेश का माहौल ही रहा। ऐसा माहौल कि उसके बीच में गरिमा ने अपनी बेटी परी को संभालना भी मुनासिब नहीं समझा। पूरे दिन परी अपने दादी के पास ही रही। शाम को जब सब लोग अपने अपने ऑफिस से घर आए तो भी माहौल बड़ा अजीब सा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर गरिमा को एक बार टोके तो सही। आखिर जब गगन से रहा नहीं गया तो उसे बाहर बरामदे में आकर अपने ससुराल फोन लगा दिया और अपने सास ससुर को गरिमा के बारे में सब कुछ बताकर घर पर बुला लिया। आखिर जब से मयंक की शादी हुई थी, उसकी शादी और जिंदगी का जंजाल बनी हुई थी। आखिर कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। आखिर कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा उसके ससुराल पहुंच गए। अचानक अपने मम्मी पापा को घर पर देखकर गरिमा मनोरमा जी की तरफ गुस्से से घूरने लगी। उसे अपनी मम्मी की तरफ ऐसे देखकर गगन बोला, मम्मी जी, पापा जी को मम्मी ने नहीं, मैंने बुलाया है, मुझसे बात करो। गगन के कहते ही गरिमा उसकी तरफ देखने लगी। पूछ सकती हूँ क्यों आज मेरे मम्मी पापा को ससुराल क्यों बुलाया गया है? एक तो आपका परिवार मेरे हाथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, दोनों बहुओं को एक जैसे ही नहीं समझता और ऊपर से मेरे ही मायके वालों को बुलाया जा रहा है। आखिर गलत क्यों बर्दाश्त करूं? मैं ऐसा क्या गलत हुआ है तेरे साथ? बताएगी मुझे जरा, मैं भी तो सुनो। गरिमा ने कहा तो उसकी मम्मी बीच में ही बोली। आखिर गरिमा ने वही सारी बातें दोहरा दी जो वह अक्सर मनोरमा जी और गगन के सामने रखती थी। उसके मन में इतनी जलन की भावना देखकर उसके माता पिता भी हैरान रह गए। इतनी जलन की भावना, वो भी अपने ही देवरानी से। ये दोनों जो कर रहे हैं अपनी मेहनत के दम पर कर रहे हैं। तेरे पति की कमाई से तो कुछ नहीं ले रहे हैं ना? और इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ अगर सिंजार में देने के लिए आई हैं तो अब घर की स्थिति बेहतर हो चुकी है
और उसके लिए भी पैसा उसके पति और ससुर दे रहे हैं। तुझे एतराज क्यों है? तेरे लिए भी तो जो चीज़ आई है उसमें तेरे पति और तेरे ससुर की मेहनत की कमाई थी। फिर फर्क कहाँ हुआ? तू तो देवरानी से बड़ी है ना, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाती। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ी, गरिमा की मम्मी ने कहा। और बेटा, किसी की बेहतर स्थिति को देखकर अपने आप को कामतर क्यों समझती हो? ये दोनों जॉब करते हैं तो अपने अनुसार खर्चा लेते हैं। अगर तुम्हें गगन जी से की कमाई कम लगती है तो तुम भी थोड़ा मेहनत करो। भला तुम्हें किसने रोका है? गरिमा के पापा ने कहा। वाह पापा, आप मुझे इस लायक बनाए ही नहीं, के बाद में मुझे पढ़ने ही कहाँ दिया। घर के कामों सिखाकर शादी करवा दी आपने। मुझे मौका दिया होता तो मैं भी शायद कुछ होती। गरिमा अपने पापा से बहस करते हुए बोली। चुप कर, तुझे हमने रोका था क्या पढ़ने से? तुझे तो खुद पढ़ने का शौक नहीं था। जैसे तैसे राम राम करते तो तेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई थी। तुझे तो बस टीवी दिखा लो या फिर अपने सहेलियों के साथ घुमा लो। जब तुमसे खुद मेहनत नहीं किया तो आपने माता पिता पर इल्ज़ाम लगाने का भी हक नहीं है। कुछ बेहतर पाने के लिए खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। माता पिता बच्चों का भविष्य नहीं लिख सकते। इस वक्त तुझे कितना समझाते थे पर तुझे समझ में नहीं आता था, तो फिर तेरी शादी करवाने के अलावा हम करते भी क्या? गरिमा की मम्मी ने से डांटते हुए कहा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली, पर उसकी मम्मी ने अपना बोलना दस्तूर जारी रखा। और अभी भी क्या कर रही है? जलन में अपने ही घर बर्बाद कर रही है। जितना फ्री टाइम बैठकर दूसरे के जलन कर रही है ना, उसमें कुछ नया कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना। किसने मना किया है? और खबरदार, आइंदा कभी कहा तो कि फकीर के घर में ब्याह है, खुद में तो कोई हुनर नहीं और ख्याब आसमानों के देख रही हो। अपने मम्मी की इस ताड़ सुन करके गरिमा चुप हो गई, लेकिन मनोरमा जी ने अपना फैसला सुना दिया। देखिए समधन जी, मैं किसी की भावनाओं को दबा नहीं सकती। अगर एक बार जलन और ईर्ष्या की भावना किसी के लिए मन में घर कर जाए तो वो कभी नहीं जाता। बेवजह इन लोगों की जिंदगी में परेशानी, उससे बेहतर है कि मैं खुद ही अपने दोनों बेटे को अलग कर दूं। मैं चाहती हूँ, नहीं चाहती कि मेरे घर में आज जो हुआ है वो दोबारा हो। दोबारा हमें अपनी बहुओं के मायके वालों को इस तरह से यहाँ बुलाना पड़े। बाद में पछताने से अच्छा है कि वक्त रहते ही फैसला कर लो। आखिर मनोरमा जी के इस फैसले का किसी ने विरोध नहीं किया। आखिरकार एक हफ्ते के अंदर ही गगन और गरिमा को घर का ऊपर वाला रोशन दे दिया गया, जबकि महेश जी और मनोरमा जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ नीचे वाले प्रोसान में ही रहे। और जब गरिमा सिलाई सेंटर जाती है सिलाई सीखने के लिए और उसके पीछे मनोरमा जी ही अब उसकी परी को संभालती हैं।